फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी विद बिंदु। प्रीवियस क्लास में हमने क्लास 10 का जो है चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो व्हाट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा? एज यू ऑल नो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें क्या है कि बोथ मेल एंड फीमेल बोथ सेक्स आर नीडेड टू जनरेट अ न्यू स्पीशी। ठीक है, एक न्यू स्पीशी प्रोड्यूस करने के लिए मेल एंड फीमेल दोनों जो है हमें स्पीशीज इसमें चाहिए। ठीक है, मेल एंड फीमेल बोथ आर नीडेड। ओके, और ये जो दोनों मेल और फीमेल जो हैं वो कैसे प्रोड्यूस करेंगे न्यू ऑर्गेनिज्म? क्योंकि जो मेल है वो मेल गैमेट फॉर्म करेगा और जो फीमेल है वो फीमेल गैमेट फॉर्म करेगा। जब इन दोनों गैमेट का फ्यूज़न होगा और ये फर्टिलाइज करेंगे, उसके बाद में जो है एक न्यू ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होगा। जैसे कि मेल गैमेट हमारा है, ये है हमारा मेल गैमेट और ये है फीमेल गैमेट। जब इन दोनों गैमेट्स का फ्यूज़न होगा तो ये क्या करेंगे? जाइगोट फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म करेंगे? जाइगोट, एक सेल फॉर्म करेंगे। उसके बाद में इस जाइगोट में जो है सेल डिवीज़न होगा और सेल डिवीज़न के बाद में जो है ये जाइगोट जो है एक एम्ब्रियो फॉर्म करेगा। क्या करेगा? एम्ब्रियो। ठीक है, इस तरह से एक नया जो है ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस होगा। तो ये जो है ये प्रोसेस हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है। तो अब बेटा जब हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी तो जो है न्यू जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो फॉर्म हो रहे थे, वो प्रोड्यूस हो रहे थे। तो फिर व्हाट इज़ द नीड ऑफ दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या ज़रूरत हो गई, इसकी क्या नीड है? ठीक है, तो ये क्यों इम्पॉर्टेंट है कि वाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो नेसेसरी किस लिए है? तो इसके बारे में मैं आपको हम डिस्कस करते हैं कि वाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ नेसेसरी। वाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट? तो बेटा देखो, मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था वेरिएशन के बारे में। ठीक है, कि जब दो अलग अलग इंडिविजुअल जब मेट करेंगे, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे, तो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा उसमें क्या होगा? वेरिएशन होगा। और मैंने आपको ये भी बताया था ये जो वेरिएशन आता है ये बिकॉज ऑफ जो डीएनए जो कॉपीज़ क्रिएट करता है उसमें एरर की वजह से जो है उसमें वेरिएशंस आते हैं। अब वेरिएशंस आएंगे तभी तो जो है जो ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी? वो कैपेबल होगी जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो उसके सामने आने वाली है उनमें सर्वाइव करने के लिए। तो इसी वजह से यही जो है मेन रीज़न है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर वेरिएशंस। ठीक है, अब हम अगर ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में बेटा क्या होता है कि 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। कितने होते हैं? 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट। और पेयर की बात करें तो 23। ठीक है, पेयर में बात करेंगे तो 23। ठीक है, तो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेल में प्रेजेंट होंगे और 46 ही क्या होंगे? फीमेल में प्रेजेंट होंगे। तो मेल और फीमेल जो दोनों हैं, ये तो हुआ मेल एंड फीमेल। ठीक है, इन दोनों में अब 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब हम जब सेल डिवीज़न पढ़ते हैं तो माइटोसिस में क्या होता है? माइटोसिस का प्रोसेस तो होता है कि उसमें जो है कि इक्वेशनल डिवीज़न होता है। तो अब अगर यहाँ पर भी इक्वेशनल डिवीज़न होता तो मेल जो अपना जो गैमेट प्रोड्यूस करता उसमें भी कितने होते? 46 क्रोमोसोम होते। तो अब दोनों में अगर 46 होते तो ये क्रोमोसोम्स क्या हो जाते? ये क्रोमोसोम्स हो जाते अराउंड 92 के आसपास। ठीक है, तो वो इसलिए क्या होता है कि जो मेल और फीमेल जो गैमेट्स हैं इनमें जो डिवीज़न होता है वो होता है मियोसिस में। मियोसिस कैसा डिवीज़न है? मियोसिस है एक रिडक्शनल डिवीज़न। ये हम सेल डिवीज़न जब पढ़ते हैं, सेल डिवीज़न के अंदर यहाँ पर आपका माइटोसिस और मियोसिस के बारे में जब आप पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि मियोसिस एक रिडक्शनल डिवीज़न है कि ये जो सेल्स हैं, ये जो हमारे गैमेट्स हैं, ये इस तरह से रिडक्शन करते हैं कि ये क्या होंगे? ये अपने जो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है इनका क्या करेंगे? हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रोड्यूस करेंगे, मतलब कि 23। और जो फीमेल है वो भी क्या करेगी? 23 नंबर ऑफ, मतलब कि क्या हो गया? इनके क्रोमोसोम के नंबर में रिडक्शन हो गया। मतलब पहले अगर ये 2n थे तो अब इनके पास क्या है? n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही बचेंगे। अब क्या होगा? जब ये मेल और फीमेल दोनों का जब फ्यूज़न होगा, व्हेन मेल एंड फीमेल दोनों क्या होंगे? सेक्सुअल इंटरकोर्स से जब इनका फ्यूज़न होगा मेल एंड फीमेल का, तो 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसके पास थे और 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसके पास थे। तो जो न्यू सेल फॉर्म होगा उसके पास 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो फॉर्म होंगे। तो ये जो है प्रोसेस यहाँ पर है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो क्यों नेसेसरी है? वो नेसेसरी है वेरिएशन के लिए कि जो ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होगी उसमें मेल और मतलब मदर और जो फादर हैं दोनों की जो कैरेक्टर्स हैं वो यहाँ पर आकर
जो है उसके अंदर इंक्लूड होंगे और वहाँ पर वो क्या शो करेगा, वेरिएशन शो करेगा। ठीक है बेटा। अब जो जर्म सेल्स होते हैं, जैसे फीमेल है तो फीमेल सेल जो होता है वो हमारा जो होता है लार्जेस्ट सेल, फीमेल सेल कैसा होता है, लार्जेस्ट होता है। और जो मेल सेल होता है, मेल गैमेट जो होता है, मेल गैमेट हमारा सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो होता है बॉडी का, वो होता है फीमेल गैमेट जो है। फीमेल गैमेट जो होता है वो इमोटाइल होता है, वो अपनी जगह से कहीं मूव नहीं करेगा। लेकिन जो मेल गैमेट होता है, मेल गैमेट कैसा होता है, मोटाइल होता है। तो जब भी फ्यूज़न करना होगा, फर्टिलाइजेशन करना होगा, तो हमेशा मेल गैमेट जो है वही जो है वो क्या करेगा, मूव करके फीमेल गैमेट के पास जाएगा। ठीक है। फीमेल गैमेट का क्या फंक्शन है कि फीमेल गैमेट जो है वो क्या करेगा, फूड स्टोर करके रखता है बेटा। ठीक है। ताकि जब फ्यूज़न होगा और जब एम्ब्रियो का जब फॉर्मेशन होगा तो उसको जो है फूड और जो न्यूट्रिशन है वो क्या, वो कौन प्रोवाइड करेगा उसको, फीमेल गैमेट। ठीक है। फीमेल गैमेट उसको प्रोवाइड करेगा। तो ये तो यहाँ तक की बात थी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये क्यों नेसेसरी है। तो ये नेसेसरी है फॉर द वेरिएशन एंड फॉर इवोल्यूशन, कि आगे जब इवोल्यूशन होगा, जो इवोल्यूशन के लिए भी जो है जब चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर, तो हर पॉसिबल कंडीशन, इन्वायरमेंटल कंडीशन जो है उसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है वो सरवाइव कर सके, इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बहुत नेसेसरी है। ठीक है। अब हम पहले यहाँ पे देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है। उससे पहले हम देखो बेटा फ्लावर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि फ्लावर जो है उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे हिबिस्कस फ्लावर जो है उसका स्ट्रक्चर लिया हुआ है। ठीक है। देखो यहाँ पर ये जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है ब्लैक, यहाँ पे फिलामेंट लाइक है और ऊपर एक जो है ये राउंड सा आपको दिख रहा है, इसको हम बोलेंगे एंथर। ये होता है एंथर और ये है फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट जो है ये जो पार्ट है फ्लावर का, इसको बोलते हैं हम स्टेमन। और स्टेमन जो होता है वो कौन सा होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है एक, कौन सा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है एक फ्लावर का। और ये जो अंदर वाला जो स्पेस है जो मैंने रेड से बनाया है यहाँ पर, ये है स्टिग्मा। और जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है दिस इज स्टाइल। और यहाँ पर जो है लास्ट में ये है ओवरी एक फ्लावर की। ठीक है। तो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, इन तीनों स्ट्रक्चर को इंक्लूड करके इसको स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पिस्टल। और पिस्टल जो है ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है किसी फ्लावर का। ठीक है। तो ये तो हो गया, स्टेमन हो गया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और पिस्टल हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फिर है सेपल्स। सेपल्स क्या करती है कि जब फ्लावर जब बर्ड के फॉर्म में होता है, जब एक कली होती है, उस वक्त जो ये सेपल जो होती है ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ठीक है। फिर है पेटल्स। ये जो रेड कलर की जो आपको लीव्स दिखती हैं जो कलरफुल होती है, रेड पिंक, ठीक है, वो जो पेटल्स होती हैं इनको हम बोलेंगे पेटल्स, वो होती है फ्लावर की पेटल्स। अब फ्लावर जो है बेटा, फ्लावर देखो यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं और बाइसेक्सुअली। कैसे, यूनिसेक्सुअल मीन्स तो हो गया कि जो फ्लावर है फीमेल फ्लावर अलग होगा और मेल फ्लावर जो है वो अलग होगा। और बाइसेक्सुअल मतलब ये होता है कि एक ही फ्लावर जो है उसके अंदर दोनों जो है मेल एंड फीमेल दोनों गैमेट्स जो हैं उसी एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं। मतलब कि यूनिसेक्सुअल मीन्स कि मेल एंड फीमेल फ्लावर्स डिफरेंट होंगे और बाइसेक्सुअल मीन्स कि मेल एंड फीमेल जो गैमेट्स होते हैं वो एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओके बेटा, ठीक है। और फ्लावर जो है ये क्या है, किसी भी प्लांट जो है उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो होता है फ्लावर। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनके फंक्शंस देख लेते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है ये कैसे फंक्शन करता है। क्योंकि अब जो मेल है इनका फंक्शन होता है कि ये है पोलन्स प्रोड्यूस करते हैं बेटा। ठीक है। और ये पोलन्स जो है ये क्या करेंगे, अब किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर के थ्रू या किसी भी इन्वायरमेंटल कंडीशन के थ्रू जो है ये जो है यहाँ पे जो पोलन्स प्रोड्यूस करते हैं, ये पोलन्स क्या होते हैं, ये जो स्टिग्मा है इस स्टिग्मा के कॉन्टैक्ट में आते हैं और यहाँ से कॉन्टैक्ट में आकर जो है ये यहाँ पर इसके ओवरी तक जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है इसकी ओवरी तक ये पहुंचते हैं और यहाँ पर फिर इनका होता है फ्यूज़न। ठीक है। मेल एंड फीमेल गैमेट का होता है फ्यूज़न और फ्यूज़न के बाद में फर्टिलाइजेशन होता है और पहले जाइगोट फॉर्म होता है एंड देन एम्ब्रियो फॉर्म होता है। ठीक है। अब जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है स्टेमन एंड पिस्टल, इसका हम एक बार डायग्राम जो है उसको भी थोड़ा ब्रीफली देख लेते हैं। स्टेमन का हम डायग्राम देख लेते हैं बेटा। स्टेमन जो है मैंने बताया क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एक फ्लावर का। ठीक है। तो स्टेमन ये जो मैंने यहाँ बनाई थी ये था स्टेमन। स्टेमन का ये जो एरिया होता है इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। ठीक है। क्या होता है, ये फिलामेंट होता है। और जो ऊपर जो आप ये देख रहे हैं राउंड स्ट्रक्चर ये होते हैं
पोलन, ठीक है। इसके अंदर क्या पोलन ग्रेन्स होते हैं। पोलन ग्रेन्स में क्या होता है, इसमें जो है मेल गैमेट्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो जब भी बेटा फर्टिलाइजेशन होगा तब क्या होता है, हमेशा ये जो पोलन्स हैं, ये पोलन्स ही जो है ये क्या करेंगे, जो ओवरी होती है, जो फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है पिस्टल, उसके जो स्टिग्मा है उस स्टिग्मा पे आके जो है वहाँ पर अटैच हो जाते हैं। स्टिग्मा क्या होता है, स्टिग्मा में एक स्टिकी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जो उन पोलन्स को वहाँ पर स्टिक कर लेता है, ठीक है। उसके बाद में जो पोलन्स हैं वो ट्रांसफ़र होते हुए जो है ओवरी तक पहुँचते हैं, ठीक है। ओवरी तक पहुँचेंगे और ओवरी से पहुँच के जो है यहाँ पर वो है फ्यूज़न का काम करेंगे और फ्यूज़न के बाद में इनमें फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। ये मैंने बनाया है ओवरी का स्ट्रक्चर, पिस्टल जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है। तो स्टिग्मा जो है, स्टिग्मा का क्या रोल होता है कि वो रिसीव करता है पोलन ग्रेन्स जो कि मेल गैमेट से आए हैं, और जो स्टाइल है एक कनेक्ट करता है स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करता है स्टाइल। ये जो बीच में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, एलोंगेटेड स्ट्रक्चर है ट्यूब लाइक, ये कनेक्ट करेगा स्टिग्मा और ओवरी को, ठीक है। और जो ओवरी है, ये तो हमें पता है ओवरी क्या है, इसके अंदर हमारे जो है फीमेल गैमेट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये तो हो गया कि फ्लावर का मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अभी जो प्रोसेस है बेटा ये कि कैसे पोलन्स जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं और कैसे इनका फ्यूज़न होता है, इसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। इसमें देखो क्या होगा बेटा, जो पोलन्स का जो ट्रांसफ़र होता है, मैंने आपको बताया था बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल जो है फ्लावर्स होते हैं। बाइसेक्सुअल तो ये होगा कि जो फ्लावर है उसमें एक ही फ्लावर में दोनों जो है मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट है। तो मतलब कि यहीं से जो है, यहाँ से जो पोलन्स हैं वो जाके इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे अटैच हो जाएंगे। और जो यूनिसेक्सुअल है, मतलब कि मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर अलग अलग हैं, तो अब वहाँ पर कैसे होगा, अगर ये मेल फ्लावर है और यहाँ फीमेल फ्लावर है, तो यहाँ पर जो है अब इनके बीच में फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, इनका फ्यूज़न कैसे होगा। तो ये हो सकता है बेटा या तो थ्रू द विंड हो सकता है, या फिर किसी बर्ड्स के थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू, या वाटर के थ्रू जो है मेल की जो पोलन ग्रेन्स हैं वो फीमेल फ्लावर जो है वहाँ तक पहुँचेंगे और इनमें फ्यूज़न होगा, ठीक है। आगे हम इसका प्रोसेस पढ़ेंगे कि कैसे जो है मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न होता है। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर। अब कैसे होगा फर्टिलाइजेशन, देखो जो एंथर है उसमें हमने बताया था कि पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होती है। पोलन ग्रेन्स जो है वो कहाँ आएगी, वो इस फ्लावर के स्टिग्मा पे आके अटैच होगी। और स्टिग्मा जो मैंने बताया था एक स्टिकी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है स्टिग्मा पे। अब पोलन ग्रेन्स क्या करेगी, यहाँ पे पोलन ट्यूब्स डेवलप करेगी, क्योंकि उसको जो है जो मेल गैमेट जो है उसको पहुंचाना है ओवरी तक, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेगी, पहले ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मैंने बनाया है रेड पेन से, ये क्या करेंगे, पोलन्स की पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेंगे। ये क्या है, पोलन ट्यूब्स हैं, ठीक है, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेंगी। और जब ये पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करके ये ओवरी तक पोलन ट्यूब पहुंच जाएगी, तब अब क्या करेगा, ये जो है ये इस जो मेल गैमेट है उसको रिलीज़ करेगा इस पोलन ट्यूब में, और इस पोलन ट्यूब के थ्रू ट्रैवल करते हुए जो है ये पहुंच जाएगा ओवरी में। अब ओवरी में पहुंचने के बाद में क्या हुआ, इनका अब हो गया है फ्यूज़न के बाद में जैसे पहले भी मैंने बताया फ्यूज़न होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट फॉर्मेशन होगा, और फिर जाइगोट फॉर्मेशन के बाद में सेल डिवीज़न के थ्रू इनमें क्या होगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। यही मैंने यहाँ पे लिखा है कि एंथर कंटेन पोलन ग्रेन्स, ठीक है। एंथर में क्या होता है, पोलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं। पोलन लैंड्स ऑन स्टिग्मा, पोलन क्या करेंगे, स्टिग्मा पे लैंड करेंगे। अ ट्यूब ग्रो आउट ऑफ द पोलन, क्या होगा, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो ग्रो होगा पोलन से और वो पहुंचेगा ओवरी तक। मेल गैमेट ट्रैवल टू ओव्यूल, और इस ट्यूब के थ्रू क्या होगा, जो मेल गैमेट है वो ट्रैवल करता हुआ पहुंचेगा ओव्यूल तक, ठीक है। ओव्यूल में क्या होगा, अब ये जो मेल गैमेट था और जो फीमेल गैमेट था, इन दोनों का क्या हो गया, फ्यूज़न हो गया। फ्यूज़न के बाद में क्या फॉर्म किया इन्होंने, जाइगोट का फॉर्मेशन किया। किसका, जाइगोट का फॉर्मेशन किया। उसके बाद जाइगोट में सेल डिवीज़न हुआ, और सेल डिवीज़न से क्या हुआ, इन्होंने बाद में एम्ब्रियो का फॉर्म किया। अब ये जो एम्ब्रियो है इसका फॉर्मेशन हो चुका है, तो इनके अंदर जो है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्या होता है बेटा कि जो ओव्यूल है, ये जो ओव्यूल है ये क्या होगा बाद में, हार्ड। ये जो ओव्यूल वाला स्ट्रक्चर है बाहर, ये कैसा हो जाता है, ये हार्ड हो जाता है, ठीक है, हार्ड हो जाता है और सीड का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है, ओव्यूल सीड का फॉर्मेशन करता है। और जो ओवरी का पार्ट है, जो ये जो ओवरी वाला पार्ट है, ये क्या करेगा, जो राइपन जो फूड होता है, हम कोई भी फ्रूट ले लें, उस फ्रूट में जो सीड वाला पार्ट है वो तो हमारा हो गया ओव्यूल, और जो पार्ट हम ईट करते हैं फ्रूट का वो होता है ओवरी। तो ठीक है, हम फ्लावर का कौन सा पार्ट ईट करते हैं, हम ईट करते हैं ओवरी, ठीक है। जो ओवरी वाला पार्ट होता है वो राइपन होके मतलब वो पक जाता है और वो हो जाता है हमारा फ्रूट खाने लायक।
और जो जाइगोट है वो फॉर्मेशन करेगा एम्ब्रियो का। तो इस तरह से जो है फ्लावर में बेटा फर्टिलाइजेशन जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम बाद में हम पढ़ेंगे कि जो सीड होता है, अब जो सीड के बारे में आता है कि जो सीड है इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और सीड कैसे कवर होता है। पार्ट्स ऑफ सीड, अब जो सीड फॉर्मेशन हो गया है, फर्टिलाइजेशन के बाद मैंने क्या बताया आपको कि सीड का फॉर्मेशन हो गया है। तो जो सीड होता है इसके क्या पार्ट्स होते हैं, देखो बेटा ये एक सीड है, तो ये सीड जो है इसके ऊपर जो ये लेयर होती है इसको हम बोलते हैं सीड कोट। सीड कोट होता है जो इसको प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। फिर अगर इस सीड को हम इस तरह से खोलते हैं, तो इस तरह से जब ओपन करते हैं हम सीड को, तो इसका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो ये जो बीच में जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये होता है प्लम्यूल, और ये नीचे जो पार्ट है ये है रेडिकल। जब सीड बाद में जर्मिनेट करके एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करता है, तो उस वक्त क्या होगा, ये जो प्लम्यूल वाला पार्ट है ना, ये तो फॉर्म करेगा सीड, क्या फॉर्म करेगा प्लांट का, शूट वाला पार्ट, ठीक है, स्टेम वाला पार्ट। जो स्टेम वाला पार्ट है वो फॉर्म करेगा कौन, प्लम्यूल, और जो रेडिकल है वो करेगा फॉर्म रूट वाला पार्ट, कौन सा, रूट वाला पार्ट, ठीक है। तो इस तरह से जब सीड जर्मिनेट होगा, तो जर्मिनेट होके जब न्यू प्लांट जो बनाएगा, तो जो प्लम्यूल है वो तो स्टेम वाला पोर्शन जो है प्लांट का उसको फॉर्म करेगा, और जो रेडिकल है, रेडिकल क्या करेगा, रूट वाले पोर्शन जो है इसको फॉर्म करेगा। अब जर्मिनेशन क्या होता है बेटा, जर्मिनेशन आपको पता है प्रोसेस है एक, कि जिसमें जो एक सीड है वो ग्रो होता है और एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करता है, वो होता है जर्मिनेशन। जो कॉटिलिडॉन्स होते हैं बेटा, ये जो कॉटिलिडॉन्स है ये क्या करते हैं, इनका फंक्शन होता है कि ये फूड को स्टोर करके रखते हैं। अब सीड के अंदर फूड स्टोर होगा तभी जब वो जर्मिनेशन करेगा, तो आगे जो प्लांट ग्रो हो रहा है उस प्लांट की को ग्रोथ करने के लिए हेल्प करेगा जो स्टोर फूड है कॉटिलिडॉन्स के अंदर। तो यहाँ पर ये पार्ट्स ऑफ सीड कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में आपके टॉपिक है पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन क्या होता है बेटा, मैंने अभी आपको बताया, जब फर्टिलाइजेशन जो हो रहा है कि जो पोलन ग्रेन्स हैं वो जो है, जो फ्लावर है, फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके स्टिग्मा तक कैसे पहुंच रहा है, तो वो जो प्रोसेस है कि पोलन्स का स्टिग्मा तक पहुंचना वो होता है पॉलिनेशन। पर अब ये जो पॉलिनेशन है ये कैसे हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा है, इसको भी हम देख लेते हैं। What is pollination बेटा, pollination is transfer of pollens from anther to stigma, ठीक है। स्टिग्मा से जो एंथर है, एंथर से पोलन का ट्रांसफ़र होना स्टिग्मा पर, ठीक है। देखो ट्रांसफ़र ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर, ये होगा पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन के जो एजेंट्स है, ये किसके थ्रू ये पॉलिनेशन हो रहा है, तो पॉलिनेशन बेटा विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू, या फिर एनिमल्स में हम इसमें स्मॉल इंसेक्ट्स हो गए, या फिर बटरफ्लाइज हो गई, या और भी जो एनिमल्स हैं जिनके थ्रू जो है कि एक फ्लावर जो है उसके जो पोलन्स हैं वो दूसरे फ्लावर पर जो है उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, वो होता है पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन बेटा 2 टाइप्स का होता है, दैट इज़ एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, ये देखो यहाँ पर, ये मैंने जो फ्लावर बनाया है यहाँ पे, कि सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा, जैसे ये जो फ्लावर है, इस फ्लावर में यहाँ पे जो पोलन है उसने क्या किया, यहीं पे जो है क्या किया, स्टिग्मा पे जो है फर्टिलाइजेशन, इसने स्टिग्मा पर जो है वो स्टिक हो गया है और यहीं पे इसने फर्टिलाइजेशन फॉर्म किया इन द सेम फ्लावर, उसी फ्लावर में। या फिर होगा कि इसी सेम प्लांट जो है, इसी प्लांट के एक फ्लावर के जो पोलन थे, यहाँ से जो पोलन है वो ट्रांसफ़र हुए और वो उन्होंने क्या किया, दूसरा जो फ्लावर है उसके स्टिग्मा पे वो अटैच हो गए वहाँ पे जाके, और वहाँ जाकर उन्होंने फर्टिलाइजेशन फॉर्म किया। तो ये हो गया सेल्फ पॉलिनेशन। तो ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, मतलब कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एंथर, जिसमें मैंने बताया था फिलामेंट और पोलन जो है इंक्लूड होता है, तो वहाँ से जो है पोलन रिलीज़ होंगे और वो स्टिग्मा जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वहाँ पर जाकर वो स्टिक होंगे, या तो आइदर इन द सेम फ्लावर, या तो उसी सेम फ्लावर में जाकर वो अटैच हो, या फिर क्या होगा ऑन द अदर फ्लावर इन द सेम प्लांट, ठीक है। जो सेम प्लांट का जो दूसरा फ्लावर है, इन द सेम प्लांट, ठीक है, उसी जो प्लांट है उसका जो है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जब ट्रांसफ़र हो रहा है पोलन्स का, तो ये हो गया सेल्फ पॉलिनेशन। अब नेक्स्ट है हमारा क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा बेटा, देखो यहाँ पे जैसे 2 प्लांट्स हैं,
सेम स्पीशीज़ के 2 प्लांट्स हैं, तो यहाँ क्या होगा कि एक प्लांट से जो है यहाँ से जो है पोलन्स ट्रांसफ़र होंगे कहाँ पर, दूसरे प्लांट का जो स्टिग्मा है फ्लावर का वहाँ पे ट्रांसफ़र होंगे, तो ये कहलाएगा हमारा क्रॉस पॉलिनेशन। बट जो फ्लावर है वो क्या होंगे, जो प्लांट है वो क्या सेम स्पीशीज़ के प्लांट होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि अदर स्पीशीज़ के प्लांट के ऊपर जो है वो पोलन्स जो है वो वहाँ पर जाके स्टिक हो जाए, तो वो नहीं होगा, ठीक है। ये क्या होगा, सेम स्पीशीज़ के जो डिफरेंट प्लांट्स होते हैं जो थोड़ी दूरी पे हो, डिस्टेंस हो उनके बीच में, वहाँ पर जो है एक फ्लावर से जो है एंथर से जो है पोलन्स गए और वो जाके दूसरे जो फ्लावर हैं उसके स्टिग्मा जो है उस स्टिग्मा पर जाके क्या हुए, वो अटैच हो गए। तो ये होता है हमारा क्रॉस पॉलिनेशन। जैसे ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम वन एंथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर, ठीक है। यही मैंने बोला अभी आपको कि दूसरे फ्लावर के दूसरा जो प्लांट है उसके जो फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर अटैच हो जाता है ऑन अ डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीशीज़, मतलब कि सेम स्पीशीज़ के दूसरे प्लांट पे जाके जब पोलन्स अटैच हो जाते हैं तो वो होता है क्रॉस पॉलिनेशन। और ये जो पॉलिनेशन है ये किसके थ्रू होगा, ये पॉलिनेशन होगा या तो किसी एनिमल के थ्रू या फिर किसी जो विंड है उसके थ्रू या फिर वाटर के थ्रू। तो यहाँ पर हमारा पॉलिनेशन वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है और इसके साथ में भी रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, ठीक है। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। अब बेटा ह्यूमन बींग्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो उसके लिए जो है जो ऑर्गेनिज्म जो है जो हम ह्यूमंस हैं उनको क्या होना पड़ेगा, पहले जो है सेक्सुअली जो है मैच्योर होना पड़ेगा, ठीक है। अब सेक्सुअल जो मैच्योरेशन आती है किसी भी बच्चे में वो कब आएगी, उसकी प्यूबर्टी स्टेज में, ठीक है। आपने क्लास 7th और 8th में चैप्टर पढ़ा होगा एडोलसेंस। उस एडोलसेंस चैप्टर में हमने पढ़ा है कि जो बच्चे की जो स्टेज होती है एडोलसेंस वाली, वहाँ पर जो है उसमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं गर्ल या बॉय जो है दोनों के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो क्या हो जाते हैं, वो फुल्ली मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं कि वो जो स्टेज है उसमें जो है वो कैपेबल हो जाता है रिप्रोडक्शन की, ठीक है। तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करेंगे तो ऑब्वियसली हमने प्लांट्स में भी पढ़ा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें दोनों मेल एंड फीमेल दोनों गैमेट्स चाहिए, तो ह्यूमंस में भी हमें क्या चाहिए, मेल एंड फीमेल दोनों गैमेट्स चाहिए। तो इस रिप्रोडक्शन के लिए जो है उससे पहले जो फर्दर जो चेंजेस आते हैं ह्यूमन बॉडी में वो चेंजेस क्या क्या आते हैं, ठीक है। प्यूबर्टी में जो है प्यूबर्टी स्टेज जो है उसमें जो है ह्यूमन बॉडी में चेंजेस आते हैं। तो क्या कौन सी स्टेज होती है प्यूबर्टी, द स्टेज ऑफ लाइफ व्हेन अ बॉय और अ गर्ल बिकम सेक्सुअली मैच्योर, कि वो स्टेज की एक बॉय या एक गर्ल जो है उस स्टेज में सेक्सुअली मैच्योर, मतलब कि उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो फुली डेवलप हो जाते हैं और रिप्रोडक्शन के कैपेबल हो जाते हैं, ठीक है बेटा। अब ये कौन सी एज होती है, अराउंड 10 to 14 जो होती है गर्ल्स के लिए जो होती है एज, और 10 to 16 जो है वो होती है बॉयज़ के लिए एज होती है प्यूबर्टी की, ठीक है। अब ये जो बेटा डेवलपमेंट होता है ये नहीं है कि एकदम रैंडम जो है बिल्कुल जो है बच्चे में जो है वो डेवलपमेंट हो गई, ये स्लो चेंजेस होते हैं, धीरे धीरे चेंजेस आते हैं। और इसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे, एकदम से चेंजेस नहीं आएंगे, पहले स्टार्टिंग में कुछ चेंजेस जो है बच्चा अपने अंदर नोटिस करेगा और जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाएगी उसके अंदर जो चेंजेस हैं वो भी जो है बदलते जाएंगे। जैसे कि जो बच्चा है उसके फेशियल हेयर आना स्टार्ट हो जाते हैं, अगर बॉयज़ की हम बात करें फेशियल हेयर स्टार्ट हो जाते हैं, अंडर आर्म्स और प्यूबिक हेयर्स जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं आना। और दूसरा क्या है, इसमें जो वॉइस होती है बॉयज़ की जो वॉइस होती है वो थोड़ी सी हार्श हो जाती है और बहुत डीपन हो जाती है ना। और वहीं गर्ल्स की हम बात करें तो जो अंडर आर्म्स और प्यूबिक एरिया में जो हेयर्स हैं वो गर्ल्स में भी जो है वो चेंज देखने को मिलता है, ठीक है। और जो स्किन है वो स्किन कैसी हो जाती है बच्चे की, ऑयली स्किन, मतलब कि जो ग्लैंड्स जो होती हैं, एक ऑयल ग्लैंड्स होती है वो क्या करती है, ज़्यादा जो है ऑयल सिक्रीट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पिंपल्स आने लग जाते हैं। अब ये जो चेंज है ये दोनों बॉय और गर्ल दोनों में होता है, ठीक है। एक तो जो चेंज हो गया जो हेयर्स वाला चेंज है, अंडर आर्म्स और प्यूबिक जो हेयर है वो, और ऑयल, ये जो है एक कॉमन चेंज है जो बॉय और गर्ल दोनों में आता है। उसके अलावा और क्या क्या चेंजेस होते हैं अभी मैंने बताया, बॉयज़ में फेशियल हेयर, अंडर आर्म्स एंड प्यूबिक हेयर्स जो है वो डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। डीपनिंग ऑफ वॉइस जो है बॉयज़ की वो क्या होती है, वो बहुत ही हार्श होने लग जाती है, बहुत डीप हो जाती है, ठीक है। एनलार्जमेंट ऑफ जेनाइटल्स, जो जेनाइटल्स जो हैं, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है बॉयज़ के, जो पेनिस जो होता है वो क्या होता है, उसका भी जो एनलार्जमेंट, मतलब कि उसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है जेनाइटल ऑर्गन का बॉयज़ के अंदर। और जो स्पर्म प्रोडक्शन है वो भी स्टार्ट होने लग जाता है, ठीक है। क्या होगा, ऑब्वियस है बेटा कि जब अगर रिप्रोडक्शन हम कर रहे हैं तो वहाँ पर जो है मेल और फीमेल जो
सेल्स जब मिलेंगे जो है गैमेट्स मिलेंगे तभी रिप्रोडक्शन का होगा, और जब स्पर्म प्रोडक्शन होगा, स्पर्म का जो प्रोडक्शन स्टार्ट होगा तभी क्या होगा, जो मेल गैमेट है वो मेल गैमेट ही क्या होता है, स्पर्म होता है। तो मेल यहाँ पर क्या होता है, मेल गैमेट का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। और जो स्किन जो होती है वो कैसे होने लग जाती है, ऑयली स्किन होती है, जिसकी वजह से पिंपल्स कॉज होते हैं। ये चेंजेस आते हैं बॉयज़ में। फीमेल में क्या चेंजेस आते हैं कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट, जो फीमेल्स हैं उनकी जो ब्रेस्ट है उसको डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाती है गर्ल्स में, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल एवरी 28 to 30 डेज़ के बाद में क्या होता है, रिपीट होती रहती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसके बारे में हम आगे थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। और गर्ल्स में भी जो है ऑयल ग्लैंड्स जो है वो ज़्यादा सिक्रीट करने लग जाती है ऑयल, जिसकी वजह से पिंपल्स कॉज होते हैं, अंडर आर्म और प्यूबिक हेयर्स जो हैं वो डेवलप होने लग जाते हैं। दूसरा क्या है गर्ल्स में कि इंक्रीज़ इन फैट ऑन हिप, और जो गर्ल्स जो होती है उनके हिप और जो थाइज़ वाला जो एरिया होता है वहाँ पर जो है जो फैट जो है वो थोड़ा इंक्रीज़ होने लग जाता है, इसलिए वो स्ट्रक्चर जो उनका कैसा थोड़ा ब्रॉड स्ट्रक्चर जो होता है हिप एरिया से जो है ब्रॉड स्ट्रक्चर जो है वो गर्ल्स का दिखाई देता है। तो ये जो चेंजेस है ये सारे चेंजेस आते हैं प्यूबर्टी स्टेज में, और ये इन चेंजेस के बाद ही जो है एक ह्यूमन बीइंग जो है, चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो, वो कैपेबल होता है रिप्रोडक्शन के। अब हम आगे पढ़ेंगे यहाँ पर जो फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हमारे जो हैं उनका हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, और उनके हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि कैसे जो है मेल और फीमेल जो है उनके बीच में जो है रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक, हमारी बॉडी में डिफरेंट जो प्रोसेस है उनके लिए क्या है, डिफरेंट जो है सिस्टम्स प्रेजेंट है। जैसे डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है, एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम है, और सर्कुलेशन के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। वैसे ही जो है रिप्रोडक्शन के लिए क्या है बेटा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो प्रेजेंट होता है। तो इसमें भी जो है मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो दोनों डिफरेंट होते हैं, ठीक है। पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। ये डायग्राम बनाया है मैंने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है राउंड, इसे बोलते हैं स्कॉटम। ये क्या है, स्कॉटम, ठीक है। अब स्कॉटम जो है, स्कॉटम क्या है, एक स्किनी पाउच होता है जो मेल बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है, ओके। और स्कॉटम के अंदर ही जो है ये है टेस्टिस प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये है टेस्टिस जो है ये स्कॉटम के अंदर प्रेजेंट होती है। टेस्टिस का क्या फंक्शन होता है, टेस्टिस क्या करेगी, स्पर्म का प्रोडक्शन करेगी। स्पर्म प्रोडक्शन कौन करता है, टेस्टिस करती है। अब टेस्टिस जो है ये जो इसका बाहर प्रेजेंट होना या स्कॉटम के अंदर जो प्रेजेंट होना, इसका क्या रीज़न है कि ये बॉडी से बाहर प्रेजेंट होता है। तो इसका रीज़न बेटा ये होता है कि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जो टेस्टिस जो है इसमें जो स्पर्म का जो प्रोडक्शन हो रहा है, तो स्पर्म की प्रोडक्शन के लिए क्या होता है ना बेटा कि जो 37 डिग्री जो टेम्परेचर है इससे 2 से 3 डिग्री जो है लोअर टेम्परेचर जो होना चाहिए, तभी जो है स्पर्म का प्रोडक्शन हो पाएगा। अदरवाइज़ इस बॉडी टेम्परेचर पे जो है वो स्पर्म क्या है वो प्रोड्यूस नहीं होंगे, ठीक है। इसीलिए जो ये यही रीज़न है कि जो मेल्स हैं उनमें जो है उनकी बॉडी के बाहर जो है वो टेस्टिस प्रेजेंट होती है। टेस्टिस के बाद में यहाँ पे ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो जा रहा है इसे हम बोलते हैं वॉस डिफरेंस। वॉस डिफरेंस क्या है, एक पाथवे है जिसके थ्रू जो स्पर्म्स जो है वो ट्रैवल करते हुए यूरेथ्रा तक पहुँचेंगे, ठीक है। अब यूरेथ्रा जो है मेल बॉडी में यूरेथ्रा एक कॉमन जो है वो पासेज हो जाता है यूरिन के लिए भी और सीमेन के लिए भी, ठीक है। अब सीमेन क्या होता है, सीमेन देखो बेटा, जब ये स्पर्म्स जब यहाँ पे इनका प्रोडक्शन हुआ है टेस्टिस में जो है एक बार में जब स्पर्म जो रिलीज़ होते हैं यहाँ से वो मिलियंस ऑफ द स्पर्म रिलीज़ होते हैं एक बार में। अब जो ये टेस्टिस से जो स्पर्म निकले हैं तो ये उस वक्त सिर्फ ओनली स्पर्म होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ये वास्ट डिफरेंस है इससे ट्रैवल करते हुए स्पर्म जो है यहाँ पहुँचेंगे। हमारी यहाँ पर है सेमिनल वेसिकल है और एक है पोस्टरेट ग्लैंड, ठीक है। इनका क्या फंक्शन है, सेमिनल वेसिकल और पोस्टरेट ग्लैंड ये क्या करेगी, सिक्रीशंस करेगी, और वो सिक्रीशंस जो है वो क्या करेंगे, जो स्पर्म्स जो यहाँ आए हैं वो क्या करेंगे, एक फ्लूइड जो है वो फ्लूइड के अंदर उन स्पर्म्स को वो स्पर्म्स जो है उस फ्लूइड में मिक्स हो जाएंगे। अब क्या हुआ यहाँ पर कि जो स्पर्म है, स्पर्म प्लस फ्लूइड मिल गए हैं, तो अब ये स्पर्म प्लस फ्लूइड मिलके क्या फॉर्म करेंगे, सीमेन। इसका फॉर्मेशन करेंगे सीमेन का। अब फ्लूइड मिलने से क्या हुआ, ये जो स्पर्म है स्पर्म को एक जो है ईजी हो जाएगा उसका जो है आगे की तरफ मूव करना, और वो बहुत ही ईजिली जो है वो मूव करते हुए यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल पाएगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सीमेन, ठीक है।
पोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल का यही फंक्शन है कि ये सीमेन का फॉर्मेशन करते हैं, स्पर्म को एक जो है फ्लूइड में फ्लूइड जो है उसमें मिक्स हो जाती है, उसकी वजह से जो है अब जो स्पर्म्स जो होते हैं ना ये क्या होते हैं बेटा, बहुत ही अच्छे स्विमर्स होते हैं। तो ये अब इनको फ्लूइड मिल गया है तो ये फ्लूइड में क्या करेंगे, बहुत अच्छे से स्विम कर पाएंगे और ये क्या करेंगे, यहाँ से ट्रैवल करते हुए जो पेनिस, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये पेनिस है, ठीक है। पेनिस के अंदर ये यूरेथ्रा जो है ये एक कॉमन पाथवे, ये देखो आप, ये है यूरेटर, यहाँ से जो है ये ब्लैडर है, यहाँ पर हमारा यूरिन जो है वो आके स्टोर होता है, तो यहीं से जो है वो यूरिन जो है वो इसी पाथवे से यूरेथ्रा से आएगा और यहीं से जो है ये सीमेन जो है, सीमेन भी जो है इसी कॉमन पाथवे से जो है बाहर आएगा। तो जो सीमेन जो है इस कॉमन पाथवे से बाहर आएगा और बाहर आकर जो है फीमेल जो वेजाइना है उस पर डिपॉजिट हो जाएगा आफ्टर इंटरकोर्स, ठीक है। तो ये पूरा हमारा डायग्राम था मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। इसको एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। स्कॉटम मैंने भी बताया कि क्या करेगा, मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस लोअर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। अभी मैंने बताया कि स्कॉटम के अंदर टेस्टिस का प्रेजेंट होना क्या रीज़न है, बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर जो है ह्यूमन बॉडी का हाई होता है और उस टेम्परेचर पे जो स्पर्म है वो प्रोड्यूस नहीं हो पाते हैं, ठीक है। इसलिए जो है स्कॉटम जो है ये इसको एक तरह से मेंटेन करके रखता है बॉडी टेम्परेचर को और टेस्टिस इसके अंदर प्रेजेंट होती है। टेस्टिस क्या करेगी, टेस्टिस प्रोड्यूस करेगी स्पर्म को, ठीक है। स्पर्म का प्रोडक्शन कहाँ होगा, टेस्टिस में। प्लस यहाँ पे जो है टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो हार्मोन यहाँ से रिलीज़ होता है। इस हार्मोन का क्या फंक्शन है, ये रेगुलेट करता है स्पर्म के प्रोडक्शन को, स्पर्म फॉर्मेशन जो है उसको रेगुलेट करता है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन के मैंने और भी फंक्शन आपको बताए थे जब हमने हार्मोन्स पढ़ा था कि टेस्टोस्टेरोन जो है जब प्यूबर्टी वाली स्टेज जब बच्चे आती है, बच्चों में जब वो रिप्रोडक्टिवली कैपेबल होते हैं उस स्टेज में जो चेंजेस आते हैं, जैसे स्मॉल हेयर्स आना, फेस पर हेयर्स आना, ठीक है, अंडर आर्म्स और प्यूबिक हेयर्स जो है वहाँ पे हेयर्स आना, ये जो चेंजेस बच्चे में हो रहे हैं उस स्टेज में, प्यूबर्टी स्टेज में, वो भी होते हैं किसकी वजह से, टेस्टोस्टेरोन की वजह से होते हैं। वास्ट डिफरेंस क्या करेगा, स्पर्म्स को कैरी करेगा। अभी मैंने बताया क्या करेगा, यहाँ से टेस्टिस से जो है स्पर्म्स जो है ट्रैवल कहाँ से होते हैं, वास्ट डिफरेंस के थ्रू ट्रैवल होके और यूरेथ्रा तक जाएंगे। यूरेथ्रा क्या है, एक कॉमन पासेज है फॉर बोथ सीमन एंड यूरिन, ठीक है। यूरिन और सीमन के लिए एक कॉमन पासेज है यूरेथ्रा। देन पेनिस क्या करेगा, डिपॉजिट स्पर्म इनटू वेजाइना ड्यूरिंग इंसेमिनेशन। क्या करेगा, ये जो पेनिस का स्ट्रक्चर है ये क्या करेगा अब कि जो सीमेन जो आया है उसको क्या करेगा, जो फीमेल जो वेजाइना है वहाँ पर जो है जो स्पर्म है उनको डिपॉजिट करेगा। ये कंप्लीट हमारा हुआ यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। अब हम देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है बेटा। ये स्ट्रक्चर किसका है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का स्ट्रक्चर है। अब आप देखो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है ये है ओवरी, इसको हम क्या बोलेंगे, ओवरी। अब ओवरी में क्या होता है बेटा, बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ द है ना जो एग्स प्रोड्यूस करता है ओवरी। ओवरी क्या करेगा, एग्स प्रोड्यूस करेगा। ये जो एग्स है बेटा, ये जो है प्रोडक्शन जो एग का है, जब एक जो गर्ल चाइल्ड जब बर्थ लेता है तभी से जो है ये स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। पर जब उसकी जो प्यूबर्टी की स्टेज आती है उस प्यूबर्टी स्टेज में जो है इन एग्स का मैच्योरेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। ओवरी क्या करेगा, ओवरी प्रोड्यूस करेगा एग्स, ठीक है। एग्स क्या होंगे, फीमेल गैमेट्स जो हैं वो कहाँ प्रोड्यूस होंगे, इन द ओवरी, ठीक है। ओवरी के यहाँ ऊपर ये जो स्ट्रक्चर इससे आप देख रहे हैं जो अटैच है, इसे हम बोलते हैं ओविडक्ट। ओविडक्ट भी बोलते हैं और इसे हम फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब भी इसे बोलते हैं। यहाँ क्या होगा, अब ये जो एग्स जो यहाँ प्रोड्यूस हो गए हैं, अब इन एग में से क्या होगा, हर मंथ, मतलब कि हर मंथ क्या होता है, एक एग जो है वो यहाँ पर रिलीज़ होता है इन द फैलोपियन ट्यूब। यहाँ पे रिलीज़ होगा एक एग, हर मंथ में रिलीज़ होता है, ठीक है। और ये जो एग है ये इस फैलोपियन ट्यूब के थ्रू जो है वो ट्रांसफ़र होके हमारे यूट्रस तक पहुँचता है। यहाँ पर जब ये एग जो रिलीज़ होगा, अगर उस वक्त उस सिचुएशन में अगर कोई स्पर्म जो है, स्पर्म आकर इस एग से फ्यूज़न करता है तो यहाँ पे क्या होगा, ज़ाइगोट का फॉर्मेशन होगा। और इन केस इफ़ यहाँ पर कोई स्पर्म जो है उसके साथ में स्पर्म का फ्यूज़न नहीं हुआ है तो ये जो एग है, ये जो हमारी वजाइना की जो यूट्रस की जो लाइनिंग होती है वहाँ लाइनिंग पे आकर जो है क्या होता है, बाद में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो हमने पढ़ी है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू जो है वो ब्लीडिंग के थ्रू जो वो ब्लड जो है वो बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। ये तो हुआ हमारा फैलोपियन ट्यूब। ओवरी हमने पढ़ लिया, साइट ऑफ ओवम डेवलपमेंट और थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग जो प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है, ओवम डेवलपमेंट की साइट है जहाँ पे क्या बनेंगे, एग्स बनेंगे, ठीक है। और एग्स क्या है, ओवम क्या है, ओवम ही जो है फीमेल
जो है फीमेल गैमेट जो है उसको हम बोलते हैं ओवम भी बोलते हैं और एग भी बोलते हैं। तो यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ जो है इमेच्योर एग्स जो हैं वो फॉर्म होंगे यहाँ पर। फिर बाद में सम ऑफ देम स्टार्ट मैच्योरिंग ऑन रीचिंग द प्यूबर्टी। जब प्यूबर्टी स्टेज आती है तब ये एग्स जो है ये क्या होते हैं, मैच्योरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ओविडक्ट, फेलोपियन ट्यूब क्या है? फेलोपियन ट्यूब मैंने बताया क्या करेगी, ये जो ओवम है इसको कैरी करेगी, कैरी ओवम फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस। यहाँ से ओवम से क्या करेगी, ओवम को कैरी करेगी और इसको यूट्रस तक ले जाएगी। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, अभी मैंने बताया कि इन केस अगर ये जो एग है यहाँ पर है प्रेजेंट है, फेलोपियन ट्यूब के यहाँ पर प्रेजेंट है, और अगर यहाँ से कोई स्पर्म अगर आता है फीमेल बॉडी में, स्पर्म अगर अंदर आ रहा है और वो स्पर्म यहाँ पे आके क्या करेगा, इसके साथ में फ्यूज़न कर लेता है, तो यहाँ पर जो है इनका फ्यूज़न होता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं साइट फॉर फर्टिलाइजेशन, कि यहाँ फ्यूज़न होगा और फ्यूज़न होने के बाद में इनमें फर्टिलाइजेशन होगा और जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट इज़ यूट्रस। अब यूट्रस क्या है, एक इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है बेटा। इलास्टिक क्यों बोला है, क्योंकि इसमें जो है वो जो इसका जो फंक्शन है ये क्या करेगा, जो फीटस होता है उसको कैरी करता है। जो फीटस होता है वो यहाँ यूट्रस में जो है, यूट्रस में ही डेवलप होता है, बड़ा होता है, तो इसके लिए इलास्टिसिटी ज़रूरी है, और इलास्टिसिटी होगी तभी अगर फीटस की ग्रोथ के साथ साथ में जो है ये अपने आप को एक्सपेंड करता जाएगा। इन विच एम्ब्रॉयो फीटस डेवलप, जो एम्ब्रॉयो है, जो यहाँ जाइगोट फॉर्मेशन हुआ उसके बाद में आफ्टर सेल डिवीज़न एम्ब्रॉयो बना, और वो यहाँ पर जो है एम्ब्रॉयो जाकर फर्दर जो है डेवलपमेंट करेगा। एक छोटे से एम्ब्रॉयो से क्या करेगा, एक फीटस पूरा जो है बच्चा जो है पूरा बन जाता है एक मदर के यूट्रस में। तो ये वो साइट है जहाँ पर क्या होगा, जो बच्चा जो है वो यूट्रस में रहेगा। हम आप लोग मम्मी जैसे बोलती है ना कि हमने 9 महीने तुम्हें हमारी कोख में रखा है, ठीक है, तो ये वो जो कोख है वो ये होती है कि आप लोग कहाँ होते हो जब छोटे होते हो, 9 मंथ के लिए जो होते हो आप, वो अपनी मदर के यूट्रस में होते हो। यहाँ यूट्रस में ही जो है आपका डेवलपमेंट होता है 9 मंथ्स तक, ठीक है। इन्वॉल्व इन मेंस्ट्रुएशन, दूसरा यूट्रस का फंक्शन क्या है कि मेंस्ट्रुएशन, मैंने अभी बताया कि अगर इन केस अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो जो ये एग रिलीज़ हुआ है, तो अब इस ये एग क्या करेगा, ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल के थ्रू जो है क्या होगा, ब्लीडिंग होगी, और वो जो एग जो पूरी ब्लीडिंग से जो है वो पूरा जो ब्लड है वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा, और ये हर मंथ ये प्रोसेस होता है। सर्विक्स जो है ये क्या करेगा, जो यूट्रस और जो वेजाइना है इनके बीच में क्या है, ये इनको सेपरेट करेगा, ठीक है। सर्विक्स जो है ये वेजाइना और यूट्रस को सेपरेट करेगा। और वेजाइना क्या है, वेजाइना एक पासेज वे है किसके लिए, स्पर्म्स को जो है, स्पर्म्स को ले जाने के लिए ओविडक्ट तक, और जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है उसमें जो ब्लीडिंग होती है वो भी जो है हमारी वेजाइनल जो ओपनिंग है ये वेजाइनल ओपनिंग के थ्रू होती है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। अब बेटा ये आपने पूरा स्ट्रक्चर देख लिया है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का देख लिया और फीमेल का देख लिया। अब इनमें फर्टिलाइजेशन कैसे होगा वो भी आपको बता। देखो जो स्पर्म है, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद में जो है जो स्पर्म जो रिलीज़ करेगा थ्रू द पेनिस, वो स्पर्म वो डिपॉजिट कर देता है वेजाइना पे, फीमेल के वेजाइना पे। अब वो स्पर्म क्या करेंगे, ट्रैवल करते हुए यहाँ से, और वो पहुँचेंगे यहाँ पर जो ओविडक्ट है, ओविडक्ट में जो एग रिलीज़ हुआ है यहाँ पहुँचेंगे। यहाँ पर ये एग आने के बाद में क्या होगा, अब इनका जब फ्यूज़न हुआ ये जाइगोट फॉर्मेशन हुआ। अब यहाँ जब ये एग जाइगोट बनेगा तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे फिर से मूव होकर यहाँ पे आके और यूट्रस की वॉल्स जो लाइनिंग्स होती है उसमें आके अटैच हो जाएगा, ठीक है। यहाँ अटैच होने के बाद में यहाँ पर अब जो है इसका डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। तो हम फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस है वो कैसे होता है उसको एक बार देख लेते हैं। हाँ, अब फर्टिलाइजेशन जो है बेटा वो कैसे होगा, देखो व्हेन स्पर्म रीचेस द ओविडक्ट इट फ्यूजेस विद द ओवम टू फॉर्म जाइगोट। अभी मैंने कहा कि स्पर्म जो है यहाँ से ट्रैवल करता हुआ ओविडक्ट तक पहुँचेगा और यहाँ पर जाकर ये क्या हो जाएगा, फ्यूज़ हो जाएगा ओवम के साथ में और एक जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। अब जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद में क्या होगा, जो जाइगोट है इसके अंदर रैपिडली जो है डिवीज़न होगा, और रैपिडली डिवीज़न होने के बाद में ये क्या करेगा, जो है एक बॉल ऑफ सेल फॉर्म करेगा, ठीक है, मतलब कि एक सेल्स की एक बॉल फॉर्म करेगा। अब क्या होगा, ये जो है यहाँ से ट्रैवल होता हुआ क्या करेगा, जो लाइनिंग्स है यूट्रस की, उस यूट्रस की लाइनिंग पर वो जो बॉल ऑफ सेल आएगा और यहाँ पर जो है एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। एम्ब्रियो के फॉर्मेशन होने के बाद में क्या हुआ, यहाँ पर धीरे धीरे जो है बाद में
जो है उस एम्ब्रॉय में जो है बॉडी पार्ट्स जो हैं वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, और जब बॉडी पार्ट्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं तो हम उसे बोलते हैं फीटस। अब वो फीटस जो है 9 मंथ्स के लिए जो है वो मदर के यूट्रस में रहता है, ठीक है। और आफ्टर 9 मंथ जो है फिर बाद में वेजाइना जो है, वेजाइनल ओपनिंग के थ्रू जो है यूट्रस जो है उसको जो है जो फीटस जो है वो क्या करेगा, उस बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये जो प्रोसेस है ये पूरा प्रोसेस हुआ फर्टिलाइजेशन का, ठीक है बेटा। अब हम आगे देखेंगे कि इन केस अगर सपोज़ जो है ये जो सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है ये हुआ और जो स्पर्म जो है वो जाकर जो है वो फ्यूज़ नहीं हुए ओवम के साथ में, ठीक है, ओवम के साथ में फ्यूज़ नहीं हुए तो क्या होगा, तो अब ये जो एग है ये तो हर मंथ रिलीज़ होता है, ठीक है। मैंने बताया कि हर मंथ जो है यहाँ से एक एग रिलीज़ होता है। तो अब तो अगर फ्यूज़न नहीं हुआ है इसका मेल और फीमेल गैमेट का तो क्या होगा, अब जो अगर फ्यूज़न नहीं होता है तो क्या होगा, अभी मैंने बताया था ये जो एग है ये लाइनिंग वेजाइनल लाइनिंग्स पे आएगा और आफ्टर 28 और 38 डेज़ जो मंथ की रिपीट होते हैं वहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू जो है ये एग जो है ये पूरा जो है ब्लड के फॉर्म में जो है बाहर मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो है वो बाहर बॉडी से निकल जाता है, ठीक है। अब हम आगे इसमें देखेंगे कि अगर जो बेबी जो है वो 9 मंथ तक जो यहाँ रहता है मदर के यूट्रस में, तो अब उसको जो न्यूट्रिशन है वो जो खाना पीना जो है वो उसको कहाँ से प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है। जो बेबी है वो कैसे ग्रो कर रहा है, वो खुद तो खा नहीं रहा है, तो उसके पीछे क्या है, देखो यहाँ पर जो है बेटा जो बेबी होता है वो प्रेजेंट होता है प्लेसेंटा के अंदर। अब प्लेसेंटा क्या होता है बेटा, प्लेसेंटा एक है ना डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, और जो लाइनिंग होती है यूट्रस की उससे अटैच्ड होता है, ठीक है। और उस प्लेसेंटा जो है इससे क्या होगा, एक अम्बिलिकल कॉर्ड निकली होती है, जो एम्ब्रॉयो होता है उस एम्ब्रॉयो जो है, सपोज़ ये एक एम्ब्रॉयो है, इस एम्ब्रॉयो की जो नाभि होती है वहाँ से जो है वो अटैच होती है, ठीक है। और अब क्या होगा, ये जो प्लेसेंटा है इसमें जो है जो भी मदर जो न्यूट्रिएंट्स लेती है या ऑक्सीजन है या ग्लूकोज जो है, इन सब का जो ट्रांसफ़र है वो इस प्लेसेंटा से जो है अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू जो है ये जो एम्ब्रॉयो होता है उस एम्ब्रॉयो को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और इसी से जो है इस एम्ब्रॉयो का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। डिस्क शेप टिश्यू डेवलप्स इनसाइड यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। प्रेगनेंसी के समय जो है यूट्रस के अंदर जो है एक टिश्यू डेवलप होता है जो अटैच होता है यूट्रस के साथ में, और उसमें क्या होती है, एक अम्बिलिकल कॉर्ड प्रेजेंट होती है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। और ये क्या करेगी, अम्बिलिकल कॉर्ड जो वो क्या हेल्प करती है, ये हेल्प करती है एक्सचेंज ऑफ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, और साथ में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो मदर जो खाना खाती है उन सब का एक्सचेंज करने में अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो हेल्प करेगी। उसके साथ में ही जो अम्बिलिकल कॉर्ड है ये क्या करेगी, वेस्ट जो बच्चे ने जो है जो वेस्ट जो निकाला है उसको, वो वेस्ट जो है वो ब्लड के थ्रू मदर के ब्लड में जो है उसको रिमूव कर दिया जाएगा। जो भी वेस्ट है वो अम्बिलिकल कॉर्ड से ही क्या होगा, मदर के ब्लड में रिलीज़ कर दिया जाएगा। अब ये तो हो गया बेटा प्लेसेंटा, ठीक है। यहाँ पे एम्ब्रियो 9 मंथ तक रहा, फुल्ली मैच्योर हो गया। उसके बाद में क्या होगा कि यहाँ पर जो है कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। कैसा कॉन्ट्रैक्शन होगा, एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स का जब बच्चा बर्थ लेता है उस वक्त, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा पेन होता है जब बच्चा डिलीवर होता है, जब बच्चे की डिलीवरी होती है उस वक्त जो मदर होती है उसको बहुत पेन होता है। तो आफ्टर 9 मंथ्स जो होंगे यहाँ पे जो है क्या होगा, या जो वजाइना जो है सर्विक्स वाला जो रीज़न है यहाँ पर क्या होगा, सर्विक्स में क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्शन होगा मसल्स का, और फिर जो बच्चा है वो जो फीटस जो है उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये तो बेटा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है आपका रिप्रोडक्शन वाला, इन ह्यूमंस के अंदर कंप्लीट हो गया है। हमने दोनों ऑर्गन समझ लिए हैं, मेल और फीमेल दोनों को समझ लिया, फर्टिलाइजेशन समझ लिया, और मैंने आपको ये भी बता दिया, आपकी नेक्स्ट टॉपिक था कि व्हाट हैपन्स व्हेन द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड। अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता है, मैंने अभी बताया था कि अगर जो एग है इसके साथ में आकर स्पर्म ने फ्यूज़न नहीं किया है तो फिर क्या होगा, अगर फ्यूज़न ही नहीं होगा तो क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो कंटिन्यू होगी। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में हम 1-2 पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल, अब मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होती है बेटा, ये एक मंथली प्रोसेस है, गर्ल्स में होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो यूट्रस है शेड्स इट्स लाइनिंग थ्रू वेजाइना। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि क्या होगा कि जो यूट्रस है यहाँ पे ये जो एग ओवम जो रिलीज़ हुआ है, अब अगर ये फर्टिलाइज़ नहीं हुआ है तो वो यूट्रस की लाइनिंग पे आके अटैच हो जाएगा, ठीक है। और क्या होगा बाद में, वो हर जो 28-30 डेज़ जो होते हैं उसमें क्या होगा, फिर वो
जो एग है वो क्या करेगा, अपनी जो लाइनिंग्स है उनको शेड कर देगा, मतलब कि फिर ब्लड जो है ब्लीडिंग होती है और ब्लीडिंग के थ्रू जो ब्लड बाहर आ जाता है। ठीक है, ये कब होगा, जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो एवरी 28 to 30 डेज़ के बाद में रिपीट होती है, मतलब कि हर मंथ जो है ये रिपीट होती है। ओवरी रिलीज 1 एग एवरी मंथ। ओवरी क्या करेगी, ये जो ओवरी है इसके पास मैंने आपको बताया था थाउजेंड्स ऑफ द एग प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और प्यूबर्टी की स्टेज में ये क्या हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। उसके बाद में क्या होता है, जब साइकिल स्टार्ट होती है तो ये एवरी मंथ एक एक एग जो है ओवरी रिलीज़ करती है। ठीक है, ओवरी क्या करेगी, एक एग जो है एवरी मंथ रिलीज़ करेगी। यहाँ पे स्टार्ट ऑफ पीरियड को हम बोलते हैं मेनार्क। जब पीरियड स्टार्ट होते हैं गर्ल्स में उसको हम बोलेंगे मेनार्क। और ये एज होती है गर्ल्स की अराउंड 12 to 14 के आसपास जो है गर्ल्स में जो है पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। और ये जो पीरियड्स हैं इनका जो स्टॉपेज, मतलब जब पीरियड्स बंद हो जाते हैं उसको हम बोलेंगे मेनोपोज। उस स्टेज को हम बोलते हैं मेनोपोज कि अब जो वो है एट द एज ऑफ 45 to 55 जो है वो वुमेंस के अंदर जो है पीरियड्स जो है वो बंद हो जाते हैं। और अब वो क्या होगा, उसमें फर्टिलाइजेशन जो है वो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, मतलब वो एक बेबी जो है उसको बर्थ नहीं दे पाएगी। उसके बाद में जो फीमेल होती है वो यूट्रस क्या करेगा, जो अगर इन केस मतलब कि अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो यूट्रस क्या करता है, यूट्रस जो है वो खुद को प्रिपेयर करता है। हर मंथ वो है खुद को प्रिपेयर करेगा कि फर्टिलाइजेशन हो और जो एग है, जो ओवम है वो यहाँ पे आए, एम्ब्रियो आए और वो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करे। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा, जो ये जो अगर वो फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो ये जो लाइनिंग है यूट्रस की वो क्या हो जाएगी, शेड हो जाएगी और ब्लीडिंग के थ्रू जो है वो ब्लड जो है वो बाहर निकाल दिया जाएगा। और ये प्रोसेस जो है हर मंथ रिपीट होता है। अब ये यहाँ कंप्लीट हो गया हमारा रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर। अब बेटा रिप्रोडक्शन में जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के इंक्लूडिंग भी आपके कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है, देखो अब जैसे रिप्रोडक्शन है तो इसमें जो है ह्यूमंस जो है वो अपने जो है वो बेबीज़ जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो ये तो है नहीं कि अब वो कंटिन्यू जो है वो बेबी प्रोड्यूस करते ही जाएंगे। ठीक है, तो अब कंटिन्यू बेबी प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो अब वो, लेकिन जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है वो ह्यूमंस जो है वो रेगुलर करते हैं। तो उसके लिए जो प्रिकॉशंस हैं, जो रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ है हमारी वो मेंटेन रहे, तो उसके लिए जो प्रिकॉशंस हैं, उसके लिए क्या क्या जो मेथड्स हैं, उन मेथड्स को हम आगे स्टडी करते हैं कि कैसे जो है जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है ह्यूमंस की उसको हम मेंटेन करके रख सकते हैं। अब रिप्रोडक्शन बेटा अगर कंटिन्यू चलता रहेगा तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अब उस पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए क्या है कि बहुत से ऐसे मेथड्स हैं जिसके थ्रू क्या है कि रिप्रोडक्शन, अगर मेल और फीमेल जो है वो रेगुलर जो है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो है वो बच्चे जो हैं उनके एक के बाद एक बच्चे पैदा होते जाएंगे। और बच्चे पैदा होंगे तो क्या होगा, पॉपुलेशन जो बढ़ेगी। अब उसके कंट्रोल के लिए क्या होगा कि ठीक है बच्चा इंसान पैदा नहीं करेगा लेकिन वो सेक्सुअली इंटरकोर्स तो करेगा, तो बच्चा पैदा ना हो और सेक्सुअल इंटरकोर्स भी हो जाए। तो उसके लिए कुछ मेथड्स हैं, कुछ ऐसे टेक्निक्स हैं कि जिसके थ्रू क्या होता है कि कुछ प्रोटेक्शंस जो होते हैं वो हम जो है ह्यूमंस जो है वो यूज़ करते हैं, जिससे वो सेक्सुअली जो है इंटरकोर्स भी कर पाते हैं और जो बच्चे हैं वो भी नहीं होते हैं आगे पैदा। ठीक है, तो उसके क्या क्या मेथड्स है बेटा, देखो उसके मेथड से एक तो हो गया फिजिकल बैरियर मेथड कि एक फिजिकल बैरियर यूज़ कर लिया जाता है ड्यूरिंग इंटरकोर्स। उससे क्या होगा कि जो सीमेन जो है वो फीमेल के जो है वेजाइना में एंटर नहीं करेगा। तो वो किसके थ्रू होता है, विद द हेल्प ऑफ कॉन्डम्स। अब कॉन्डम्स जो है वो मेल एंड फीमेल दोनों कॉन्डम्स जो है अवेलेबल होते हैं, तो मेल एंड फीमेल दोनों से यूज़ कर सकते हैं। ये क्या करेंगे, प्रोटेक्शन फ्रॉम द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। दूसरा इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट है कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो है उनसे भी जो है ये प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि कौन सी डिजीज़ होती है कि डिजीज़ एक तो हो गई बैक्टीरिया इन्फेक्शन, जो है बैक्टीरिया से कॉज होती है डिजीज़, वो है सिफेलिस और गोनेरिया जो कि बैक्टीरिया की वजह से कॉज होती है। और वायरल डिजीज़ कौन सी है, HIV एड्स और जेनिटल वॉर्ड्स। ठीक है, ये दो डिजीज़ जो है जो सेक्सुअली जो ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है, मतलब कि सेक्स मेल और फीमेल जो है उनमें इंटरकोर्स के दौरान जो है ये चांसेस होते हैं कि इस तरह के इन्फेक्शंस जो है वो कॉज हो जाए। तो इनसे प्रिवेंशन के लिए क्या मेथड है, हम जो है वो कॉन्डम्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल जो है वो कॉन्डम्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कॉन्डम्स जो यूज़ करते हैं इनके बेटा कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे कि
लेटेक्स एलर्जी हो सकती है, जो है एलर्जी कॉज कर सकता है। और दूसरा जो है वेजाइनल और जो पेनियल जो है उसमें इरिटेशन हो सकता है बिकॉज ऑफ द कॉन्डम्स, क्योंकि इनमें कॉन्डम्स जो होते हैं एक ऐसे बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और इसमें क्या होता है कि केमिकल लगा हुआ होता है, तो उस केमिकल की वजह से इरिटेशन कॉज हो सकता है। तो एक मेथड तो हो गया फिजिकल बैरियर कि हमने क्या किया, जो सीमन रिलीज़ हुआ है उसके अगेंस्ट क्या कर दिया, एक फिजिकल बैरियर लगा दिया, जिससे क्या होगा कि इन्फेक्शन कॉज नहीं होगा और आगे जो है फर्टिलाइजेशन जो है उसके चांसेस भी कम हो जाएंगे। दूसरा मेथड हो गया हार्मोनल बैरियर। हार्मोनल बैरियर में क्या होगा कि ओरल जो है पिल्स दी जाती है, ये फीमेल्स, कुछ फीमेल्स के लिए होता है, फीमेल्स को जो है क्या होती है, कुछ पिल्स दी जाती है, उन पिल्स की वजह से क्या होगा कि जो हार्मोन्स हैं उनमें चेंज आएगा, और हार्मोन्स में चेंज आने की वजह से क्या होगा, जो एग जो प्रोड्यूस होता है फीमेल में, वो एग जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, उसको जो है वो प्रिवेंट करेगा एग रिलीज़ का फीमेल के अंदर। और ये टेकन ओरली, मतलब कि पिल्स होती है लाइक सहेली, ऐसे कुछ पिल्स आती हैं, वो पिल्स जो हैं उनको जो है, जो फीमेल्स होती हैं वो पिल्स जो है उनको लेती है, और उससे जो है वो प्रिवेंट कर पाती है प्रेगनेंसी को, मतलब कि वो प्रेग्नेंट नहीं होती है, ठीक है। इसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे कि रेगुलर हेडेक होना, और रेगुलर जो है वो पीरियड्स जो है वो क्या होते हैं, इरेगुलर हो जाते हैं। पीरियड्स जो हैं वो एक कंटिन्यू जो 28 डेज़ की जो साइकिल होती है वो उस तरह से कंटिन्यू नहीं होते हैं, उसमें कुछ इरेगुलरिटी शो होती है। ये दो मेथड हो गए। तीसरा मेथड जो होते हैं, तीसरा मेथड है हमारा, थर्ड मेथड इज़ IUCD। IUCD क्या है बेटा, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है। ये एक तरह की डिवाइस होती है जिसे हम कॉपर टी भी बोलते हैं, ठीक है। इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है, ऐसे टी शेप्स का स्ट्रक्चर होता है। इसको क्या करते हैं कि जो वुमेन होती है, जो फीमेल होती है, फीमेल की जो यूट्रस होता है वहाँ पर इसको प्लेस कर दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये प्रिवेंट करती है प्रेगनेंसी को 3 से 4 ईयर के लिए, ठीक है। लेकिन इसके क्या होते हैं, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि इरेगुलर पीरियड्स आना, वेजाइनल डिस्चार्ज होना और बैक एक, मतलब कि वुमेंस के जो बैक में जो है वो पेन रहने लगता है, पीरियड्स जो है वो उनके इरेगुलर हो जाते हैं। फोर्थ मेथड है हमारा सर्जिकल मेथड। अब सर्जिकल मेथड जो है ये मेल एंड फीमेल दोनों में परफॉर्म होता है, जैसे कि वेसेक्टॉमी बोलते हैं, तो ये होता है मेल्स में। इसमें क्या करेंगे, जो मेल में जो वास्ट डिफरेंस था जहाँ से स्पर्म ट्रैवल होकर आ रहा था, उस वास्ट डिफरेंस को क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, एक थ्रेड से जो है उसको बांध दिया जाता है। तो वहाँ से क्या होगा, अब जो स्पर्म जो है वो ट्रैवल होकर बाहर नहीं आएगा, ठीक है। और ये तो होता है मेल्स में। और ट्यूबेक्टॉमी जो है ये किस में होगा, फीमेल्स में। फीमेल्स में क्या करते हैं, जो फेलोपियन ट्यूब है उनको ब्लॉक कर दिया जाता है सर्जरी के थ्रू, ठीक है। अब सर्जरी के थ्रू फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हो जाएगी तो क्या होगा, स्पर्म जो है वो रीच नहीं कर पाएगा एग को, और जो है प्रेगनेंसी जो है वो नहीं होगी। पर इसके भी साइड इफ़ेक्ट क्या है इन दोनों मेथड के, कि वीकनेस, इनकी वजह से क्या होता है, वीकनेस कॉज होती है। तो ये कुछ मेथड्स थे रिप्रोडक्शन जो है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के इंक्लूडिंग कुछ मेथड्स थे जो हमने पूरे पढ़ लिए हैं। और यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है रिप्रोडक्शन वो पूरा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।